हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुचरिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर कौन सा है? 8 है। ठीक है, इकाई 3 में आता है, वो अलग बात। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल कर रहे थे हम इसमें। कोश का झिल्ली हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, कोश का झिल्ली हम कंप्लीट कर चुके थे। हम बात करने वाले हैं आज कोश का भित्ति के बारे में। ठीक है, सेल वॉल, कोश का भित्ति। अरे खुल जा भाई। कोश का भित्ति, आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं? कोश का भित्ति। क्या हो रहा है इसमें? अरे यार, क्लास रिकॉर्ड करने देगा नहीं करने देगा, वही आपद रोज का इसका। ठीक है, तो कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है? एक दृढ़, दृढ़ यानी कठोर, निर्जीव मतलब जीवित नहीं होती है, आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल किस में पाई जा रही है? एक तो फंगस में या फंजाई और प्लांट्स। एक तो फंजाई में पाई जा रही है और प्लांट्स में पाई जा रही है। ये कैसी होती है? एक तो कठोर होती है और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से रक्षा नहीं करता है। भाई, कोशिका भित्ति का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि यांत्रिक हानि, मैकेनिकल हानि, यानी यांत्रिक हानि मतलब चोट वगैरह। ठीक है, बाहरी आघात, बाहरी चोट और संक्रमण, कोई संक्रमण वगैरह होता है, केवल उसी से रक्षा नहीं करता, बल्कि क्या करता है? कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने। ठीक है, कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाएगा और अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। भाई, जिन बड़े अणुओं की जरूरत नहीं है ना, उनको क्या करेगा? रोक के रखेगा, कोई जरूरत नहीं अंदर आने की, पेल दिए जाओगे पकड़ के। ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। शैवाल, एल्गी। ठीक है, एल्गी की किससे बनी होगी? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स, मेनान्स। ठीक है, और खनिज, खनिज कौन सा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी किससे बनी होती है? शैवाल की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि कंपोजिशन आपसे पूछ ली जा सकती है। ये एल्गी किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स और खनिज कौन सा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट की। जबकि हम दूसरे पौधों की बात करें तो किससे बनी होगी ये? अगर हम दूसरे पौधों की बात करें तो किससे बनी होगी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन। ठीक है, और कुछ प्रोटीन वगैरह की। ठीक है, तो सेल्यूलोज की बनी होगी, यार ये दिख ही नहीं ना। सेल्यूलोज की बनी होगी, हेमीसेल्यूलोज की, पैक्टिन एंड कुछ प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो एल्गी और प्लांट्स जो होते हैं, अदर प्लांट्स, उसमें ये डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है ये। नए पादप कोशिका की भित्ति हो गया क्या चेंज? हाँ, हो गया। नए पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। भाई, नए प्लांट्स में क्या होता है? भाई, लचीले होते हैं ना, तो उसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, उसमें प्राथमिक भित्ति होती है वो। ठीक है, कोशिका भित्ति में क्या होती है? प्राथमिक भित्ति होती है, तो उसमें क्या होती है? वृद्धि की क्षमता होती है, वो ग्रो कर सकती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। भाई, मैच्योर होती जाती है। भाई, जाहिर सी बात है, देखो आप छोटा प्लांट देखोगे तो उसकी जो वो होती है, शाखा छोटा तना होता है, वो कितना लचीला होता है। बड़ा प्लांट हो जाता तो कितना हार्ड हो जाता है वो। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल होती है, वो क्या होती है? वृद्धि करती है, लेकिन जैसे मैच्योर होते जाते हैं तो वृद्धि की क्षमता घटती जाती है, खत्म होती जाती है। इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, बाहर की साइड में कौन सी होगी? प्राइमरी सेल वॉल। अंदर की साइड में कौन सी होगी? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो अंदर की साइड में द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की।
जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। ठीक है, मध्य पटलिका का काम क्या है कि जो आसपास की जो कोशिकाएं होती है ना, अलग अलग कोशिकाएं, उनको चिपकाए रखने और पकड़े रखने का काम करती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो कि उसको कनेक्ट रखते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उसको कनेक्ट रखते हैं। तो कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु जो होता है वो आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़े रखते हैं। ठीक है, आसपास की कोशिका द्रव्य को कौन जोड़े रखेगा या कोशिकाओं को कौन जोड़े रखेगा, तो प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ के रखता है। एक बार इसको मिटा देते हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अंतःझिल्लिका तंत्र आएगा ना, तो हम फिर वो करेंगे। अब बात करते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र की। तो झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अलग अलग तभी तो है ना। माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग है, गोल्जी बॉडी अलग है, लाइसोसोम अलग है। ठीक है, अलग अलग है तो वो अलग अलग कार्य भी करेंगे, वरना एक जैसों का क्या मतलब उसमें पटकने का। ठीक है, तो झिल्लीदार अंगक जो होते हैं कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कार्य कनेक्टेड होते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। उन्हें किनके अंतर्गत रखेंगे, अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। इस तंत्र के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम व रसधानी अंग आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व पेरोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, ये क्या करते हैं, एंड उसके अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं, एक दूसरे से कार्य उनके जुड़े होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, इनके कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। इसका भाई एनर्जी देने का काम है, ठीक है, इसका प्रकाश संश्लेषण वगैरह करने का काम है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये अंतःप्रदब्बी जालिका की स्ट्रक्चर हो गई। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, क्योंकि इसमें ये राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, तो ये होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये केंद्रक छिद्र हो गए और ये केंद्रक हो गया। ठीक है, केंद्रक से जुड़े होते हैं ना ये। चलिए, हाँ, ये गोल्जी apparatus हो गया, तो इनको क्या बोला जाता है, कुंड। ठीक है, सिस एंड ट्रांस वगैरह, हमारे मैचुरेशन वगैरह वगैरह, ये सब प्रोसेस इसी पे होती है, पर मैचुरेशन जो भी। अंतःप्रदब्बी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे, आपस में जुड़े, थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है। भाई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब स्टडी की तो क्या पता चला कि कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसा है, चपटा है, आपस में जुड़ा हुआ है, थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र है। थैली युक्त है, छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा है, इसे क्या कहते हैं, अंतःप्रदब्बी या अंतःद्रव्यी जालिका। प्राय राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःद्रव्यी या अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःप्रदब्बी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैसेंजर आरएनए के साथ कनेक्ट होगा। तो जिसमें राइबोसोम पाए जा रहे हैं
वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई जहां प्रोटीन संश्लेषण व श्रवण सक्रिय रूप से या फिर ज़्यादा बना रहा है, वहां रफ एंडोप्लाज्मिक ज़्यादा मिलेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कम मिलेगी। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती हैं। बिल्कुल केंद्रक से स्टार्ट होती है और कोशिका के बाह्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली तक बिखरी पड़ी रहती हैं। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का, हाँ बिल्कुल, एसीआर का काम जो होता है वो लिपिड संश्लेषण का होता है। तो लिपिड संश्लेषण का क्या होता है, मुख्य स्थल होता है। ठीक है। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। ठीक है। लिपिड की भांति कौन से, स्टीरॉयडल हार्मोन भी। ठीक है। तो एसीआर का क्या है, लिपिड है, स्टीरॉयडल हार्मोन। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये हमने डायग्राम देख लेते हैं। अगला देखते हैं गोल्जी एपेटस। गोल्जी एपेटस, इसने क्या, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित मतलब डाइड का सेंस मतलब कलर्ड जालिका व संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। ठीक है, किस में देखी, तंत्रिका कोशिका में, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाएं कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या फिर कुंड से मिलकर, उसको कुंड कहा जाता है, मिलके बनी होती है। इसका व्यास कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, गोल्जी एपेटस जो होते हैं या गोल्जी बॉडी जो है उसका साइज कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। ठीक है भाई, एकदम अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर ये। ठीक है, एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में पड़े होते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर सिस, ठीक है, सिस सरफेस व परिपक्व या प्रोग्रेसिव, और ये परिपक्व सतह को क्या कहते हैं, उत्तलावतल ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस आपको ध्यान रखना है। तो जो निर्माणकारी सतह है उसको क्या कहा जाता है, सिस, और जो परिपक्व सतह है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांस कहा जाता है। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस सतह जो होती हैं वो अलग होती हैं। भाई जाहिर सी बात है, एक में निर्माण होगा, एक में क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, तो अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। भाई मुख्य कार्य क्या है, कोशिका द्रव्य को संवेष्टित करना, ठीक है, फिर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना, उसको जहां जिस ऑर्गेनेली को जरूरत है वहां तक पहुंचाना, और फिर अगर वेस्ट मटेरियल है तो कोशिका के बाहर, या कोशिका द्रव्य तो मटेरियल होता है अंदर का ना, कोशिका के बाहर सीक्रेट करना होता है। संवेष्टित द्रव्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पुटिका के रूप में गोल्जी के सिस सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। ठीक है, जो संवेष्टित द्रव्य है, ठीक है, वो जो सिंथेसिस है, संवेष्टित, सिंथेसिस मतलब क्या बोलते हैं यार, संवेष्टित मतलब, हाँ मतलब कुछ ऐसे ध्यान नहीं आ रहा यार। ठीक है, संवेष्टित द्रव्य जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करेगा, पुटिका के रूप में गोल्जी के सिस सिरे पर संगठित होकर, ठीक है, गोल्जी के सिस सिरे पर संगठित होकर फिर परिपक्व सतह से गति करता है। भाई यहां निर्माण होगा, उसके बाद क्या होगा, मैच्योर्ड होकर क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। इससे स्पष्ट है कि गोल्जी काय का अंतःप्रदब्बी जालिका से निकटतम संबंध है। बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गोल्जी काय से निकटतम संबंध है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है भाई,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। प्रोटीन का संश्लेषण होने के बाद क्या करेगा, गोल्जी बॉडी में जाएगा। गोल्जी बॉडी में जाएगा तो सिस सतह से होते हुए जब कुंड वगैरह में क्या होगा, उसका रूपांतरण होगा। तो ट्रांस सतह से जब निकलेगा ना तो रूपांतरित होकर निकलेगा। तो गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, इसके फॉर्मेशन का प्रमुख स्थल क्या है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, झिल्ली युक्त पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाएं में बनती है। ठीक है, कहाँ लाइसोसोम कहाँ बनती है, ये संवेष्टन विधि के द्वारा कहाँ बनती है, गोल्जी बॉडी में। पृथकीकृत लयनकाय पुटिकाओं में जो लाइसोसोम होते हैं, अलग लाइसोसोम जो पुटिकाएं होती है में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे हाइड्रोलाइजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज। ठीक है, तो ये लिपिड को भी, प्रोटीन को भी, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा के खत्म कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती तहली कहा जाता है, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होता है। भाई अंदर का एसिडिक नेचर होती है, तो जैसे इसको एसिडिक नेचर मिली, अगर ये फूट गया और इसको एसिडिक नेचर मिल गई तो ये खत्म कर देगी अंदर से चीज़ों को। ठीक है, ये लाइपेज लिपिड को भी पचाएगी, ये प्रोटीन को भी पचाएगी और कार्बोहाइड्रेट को कुछ भी नहीं छोड़ती है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड आदि के पाचन में सक्षम है। बिल्कुल ठीक है। वैक्यूल रसदानी, कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसदानी कहते हैं। ठीक है, बस एक झिल्ली द्वारा खाली जगह पड़ी होती है उसको रसदानी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पानी, रस या उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल या तो पानी हो गया या कुछ रस वगैरह हो गए, उत्सर्जित पदार्थ हो गए या फिर अन्य ऐसे पदार्थ जो फिर यूजफुल नहीं है, वो इसमें पड़े रहते हैं। इसकी लेयर को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये जो लेयर होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रसदानी एकल झिल्ली से आवृत होती है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से होती है। हाँ भाई, डबल का क्या मतलब यहाँ भी, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो रसदानी की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि रसदानी की जो मेम्ब्रेन उसको क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% भाग घेरता है। जैसे कि देखो, अगर प्लांट सेल इतनी बड़ी है ना तो करीबन 90% भाग को ये अकेला रसदानी घेर लेगा, बाकी 10% थोड़ा सा बचेगा। एनिमल सेल में नहीं पाई जाती तो ना के बराबर। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टिफेनोप्लास्ट से होकर रसदानी में अभिगमित होते हैं। ठीक है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। इस कारण से इनकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। भाई रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक सांद्रता होती है। तो क्या हो गया कि बहुत से आयन क्या होंगे, दूसरे पदार्थ सांद्र प्रवणता के विपरीत क्या होता है, टोनोप्लास्ट के माध्यम से होकर रसदानी में अभिगमित होते हैं। एक क्या है ये, अभिगमित होते हैं। और रसदानी में क्या होता है, कोशिका द्रव्य की अपेक्षा ज़्यादा सांद्रता, यानी कि कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य में कम सांद्रता, इसमें सांद्रता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। सिंगल सेल होती है ना तो वही काम करती है फिर भाई। तो संकुचनशील रसदानी जो होती है वो उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आदि जीव में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें खाद्य रसदानी का निर्माण किस लिए होता है, खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर चर्चा करेंगे आगे की कोशिकांगों की। और देखो ज़्यादा नहीं बचा है चैप्टर फिर ये, है ना, आई थिंक 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, तब तक के लिए थैंक यू।